Hello, good evening, everybody. So we are doing Dum series, decoding UPSC mindset. हमारा जो इस सीरीज का मेन मोटिव है वो यही है कि with limited knowledge, if you apply that limited knowledge with the mindset that UPSC has, फिर ये एग्जाम में प्रीलिम्स में कट ऑफ क्लियर करना थोड़ा इजी हो जाता है। और उसी माइंडसेट को हम डिकोड कर रहे हैं इन दिस दम सीरीज, डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट। और माइंडसेट डिकोड करने का बेस्ट तरीका क्या है? जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ट्राई टू एनालाइज दिस क्वेश्चन एंड सी व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, हाउ यूपीएससी सेट्स ऑप्शंस, what are the patterns to make statements wrong, and which type of statements are right and wrong, and what are the methodologies used by UPSC while setting the options. We have studied so many ways जिसमें UPSC statement set करता है, जैसे कि हमने देखा बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट्स की सिंक्रोनाइजेशन हो, SS, कि भाई स्टेटमेंट्स आपस में सिंक में होती हैं तो स्टेटमेंट्स सही होती हैं। इवन इफ यू डू नॉट नो अबाउट द क्वेश्चन, स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन का आइडिया हो जाता है कि क्या पूछ रहे हैं। वर्ड एसोसिएशन, इटिमोलॉजी, all these things help while deriving the answer. And also because of logistic limitation of the examiner, he has to make certain statements जो अपने आप पता लग जाती हैं कि ये सही होंगी, बिकॉज इसको गलत करने के लिए जिस हद तक एग्जामिनर को जाना पड़ेगा, एग्जामिनर कैन नॉट डू बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट्स। हमने उसको बोला लॉजिस्टिक लिमिटेशन, LL। और एक है इफ यू हैव एक्स्ट्रापोलेटेड योर लिमिटेड नॉलेज एंड रीच टू द स्टेटमेंट, आपने उस लिमिटेड नॉलेज को एक्स्ट्रापोलेट किया और देखा उस नॉलेज के हिसाब से स्टेटमेंट सही है कि नहीं, दैट ऑल्सो हेल्प्स। देयर आर सो मेनी अदर वेज ऑल्सो कि भाई यूपीएससी स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज करके गलत करता है, देन यू बिकम मोर अलर्ट वाइल सॉल्विंग दो स्टेटमेंट्स। और आपको ये भी पता है कि यूपीएससी सच ऐसे झूठ ऐसे बोलता है कि वो सच के आसपास का झूठ हो। हाउ टू डिटेक्ट दैट? बिकॉज जब वो झूठ बोलता है तो वो साथ में लॉजिक देता है उस स्टेटमेंट को सच प्रूव करने के लिए, होती वो झूठी है। एंड वन मोर थिंग वी डिस्कस्ड अबाउट दिस कि भाई जब वो स्टेटमेंट को सही कर रहा होता है तो बड़ी जेनरिक स्टेटमेंट देता है, और जब स्टेटमेंट को गलत करना होता है बहुत ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट देता है। बिकॉज जब वो जेनरिक स्टेटमेंट देगा तो उसके चांसेस वैसे ही ज़्यादा होते हैं सही होने के, स्पेसिफिक जाके गलत किया जा सकता है। जब कोई भी क्वेश्चन आता है जो ब्रॉड होता है, कोई टर्म है उसका पूछते हैं इसका मतलब क्या है, तो पहले तो वो उसका सही मतलब देके फिर गलत करने के लिए स्पेसिफिक जाके गलत करता है, क्योंकि अगर वो भी ब्रॉड कर दी उसने तो फिर वो क्लैश हो जाएगा और क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाएगा। और एग्जामिनर ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि जो उसने क्वेश्चन सेट किया है उस पर कोई डिबेट हो बाद में, जबकि होती भी हैं पर वो 2-3 में होती हैं। वो इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी गलतियां हो जाती हैं 2, तो सोचो जब वो क्वेश्चन सेट कर रहा होगा वो कितना प्रेशर में होगा कि उसका क्वेश्चन कहीं डिबेट में ना चला जाए, फिर उस पर क्या हो जाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी भी इशू हो जाएगा यूपीएससी की, उनसे 100 क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इन सारी चीजों को हमने सोचा और ये भी देखा कि कैसे जब एग्जामिनर स्टेटमेंट सेट कर रहा होता है वो कैसे डाटा फैक्ट्स के साथ खेलता है, और कैसे हमने देखा कि स्टेटमेंट को उल्टा करके देखते हैं तो और समझ में आती हैं चीजें। और कुछ बेसिक हमने देखा कि कुछ थीम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, अगर वो स्टेटमेंट में सही हो जाती हैं। एक होता है 2 क्वेश्चन आपस में सीरियल वाइज होते हैं, तो एक जो क्वेश्चन होता है उसका जो आंसर होता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या होता है, खुद ही क्वेश्चन का पार्ट होता है। ये भी हमने 2-3 बार डिकोड किया है। देयर आर मेनी वेज हमने माइंडसेट को डिकोड किया और समझा कि ऐसे सेट होते हैं। और जो स्टेटमेंट में कैन लिखा होता है उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं 4 या 5, तो पांचों के सही होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो ऑल दीज थिंग्स वी टॉक्ड अबाउट, और हमने देखा ओनली 1, 2, 3, 4 में जो होते हैं कितनी स्टेटमेंट सही हैं, उसमें अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो ओनली 2 के चांसेस ज़्यादा होते हैं सही होने के। बट वी डू नॉट अप्लाई दिस थिंग्स ब्लाइंडली, हमें पहले स्टेटमेंट्स की वैल्यू देखनी है और स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ना है, क्वेश्चन तब छोड़ना है जब क्वेश्चन पढ़ें, स्टेटमेंट पढ़ें और तब भी कुछ ना हो। और एक हमने देखा था, अगर मान लो जो उसे क्वेश्चंस में जो उसका आंसर होता है, जो उसे गलत स्टेटमेंट सेट करनी होती है, मान लो कोई चीज पूछी है उसका सही आंसर है और जो गलत सेट करनी है तो वो बड़े ही कॉमन नाम देता है, और जब उसे कोई चीज बड़ा कॉमन नहीं, एक्सट्रीम कॉमन मतलब बड़ा अनकॉमन नाम होता है, वो एज अ स्टेटमेंट कभी आंसर गलत नहीं होता है, वो सही होता है। तो मतलब कहने का ये है कि जब आपकी स्टेटमेंट जो गलत वाली होती है वो बड़ी कॉमन होती है। अगर पूछते हैं कि भाई इस कोई रिवर पूछ रहे हैं, भाई कौन सी रिवर जाती है, अगर वो कॉमन नाम है तो उसके सही होने के चांसेस कम है। अगर उसी में कोई यूनिक नाम है तो वो यूनिक नाम सोचा क्यों एग्जामिनर ने, तो जब वो गलत कर रहा होता है बड़े कॉमन नाम देता है। तो अगर कोई यूनिक नाम है मतलब वही आंसर है, ये भी हमने डिकोड किया था। एंड वी डिस्कस सो मेनी अदर थिंग्स, पर उसको याद नहीं करना इन चीजों को, मैंने आपको बता दिया है, पर यू हैव टू अप्लाई दोज थिंग्स, ट्राई टू इनकलकेट दोज थिंग्स
वो आपकी इंटरनलाइजेशन होनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एग्जामिनर माइंडसेट। फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोबेबिलिटी के स्टेटमेंट आपने देखी, उसकी प्रोबेबिलिटी डिसाइड करोगे कितने सही होने के चांसेस ज्यादा हैं, कितने कम हैं। हर चीज को ऐसे नहीं देखना क्या पता ऐसा ना हो, ये नहीं है। ऑलवेज अप्लाई लॉजिक, उसके बेस पे प्रोबेबिलिटी आएगी, फिर क्वेश्चन करें। कुछ क्वेश्चन छोड़ के 15-20 जो नॉलेज बेस पे प्योर आपको आते होंगे शॉर्ट, उसको छोड़ बाकी क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी पे होते हैं और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे सॉल्व करने हैं। और प्रोबेबिलिटी बेस्ट होती है अगर तुम्हारा लॉजिक उस लेवल पे पहुंच गया जो यूपीएससी के माइंडसेट से अलाइन कर रहा है, देन प्रोबेबिलिटी आपके सही होने की 70-80 चली जाती है। अदरवाइज वो अब भी होगी, वो होगी 30-40। हमें लेके जानी है 70-80, इतना सा गोल है इस सीरीज का, ताकि फिर आपका कट ऑफ है वो प्लस, आपके कट ऑफ से 15-20 नंबर ज्यादा हैं, एटलीस्ट 15 नंबर तो ज्यादा हैं, ताकि आप बिल्कुल श्योर हो जाओ कि मेरा प्री क्लियर होगा एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस फ्रॉम डे 1 आफ्टर गिविंग प्रीलिम्स, ताकि फिर कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। और प्रीलिम्स और मेंस में जो टाइम वेस्ट होता है दैट इज अ डिजास्टर, वो नहीं होना चाहिए। आपने 3 महीने पढ़ाई की है प्रीलिम्स से पहले मेंस की, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो 20 दिन का माइंडसेट जो रिजल्ट आने से पहले होता है प्रीलिम्स का। अगर वो खराब है तो पिछले 3 महीने की पढ़ाई भी जीरो हो जाती है। तो ट्राई करें उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, उस कॉन्फिडेंस वहां से बिल्ड करें, वहां पे एक्स्ट्रा एज ले लें आप। आया समझ में? नाउ लेट्स स्टार्ट विद अदर क्वेश्चंस जो हमें करने हैं। हमने कहां तक किया था? वी डिस्कस टिल क्वेश्चन नंबर 40, हमने 40 नहीं, हमने वी डिस्कस टिल क्वेश्चन नंबर 38। अब हम देखते हैं 39 और बाकी क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन है जो दिस क्वेश्चन इज अबाउट, जो उस टाइम तो कोविड था ना, तो कोविड की वैक्सीन पे पूछ लिया था। अब देखें इस क्वेश्चन को कैसे करना था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ vaccines manufactured to prevent COVID-19, consider the following statements. पहली है, the Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield using mRNA platform। भाई इतना अगर आप आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट में, आपको जो लॉजिक मैंने लगाया था वो बताता हूं। Sputnik 5 vaccine is manufactured using vector-based platform. Covaxin is an inactivated pathogen-based vaccine. मतलब ये वैक्सीन की टाइप्स दी हैं और बताई हैं कि जो वैक्सीन हैं उसमें क्या क्या यूज हुआ था। आरएनए एमआरएनए यूज हुआ था क्या, उसमें वेक्टर बेस्ड थी क्या, वो पैथोजन बेस्ड वैक्सीन थी। मतलब टाइप्स होते हैं ना वैक्सीन की, इनएक्टिवेटेड, तो यहां एमआरएनए डाला है उसमें। हमने ये पता था हमें उस पेपर में कि इंडिया में जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन लग रही थी उस टाइम, और उनमें से कोई भी एमआरएनए वैक्सीन नहीं थी। जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन लग रही थी उसमें से कोई भी एमआरएनए वैक्सीन की बात हो रही थी, एडवांस टेक्नोलॉजी थी, इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है। क्योंकि जो हम बाकी वैक्सीन यूज कर रहे थे उसमें तुम वायरस को डाल रहे थे, और वायरस फिर क्या म्यूटेट हो रहा था, तो वो इनएक्टिव हो रही थी वैक्सीन। तो उस सेंस में हमारे यहां पे एमआरएनए वैक्सीन तो नहीं थी, इतना पक्का क्लियर था। तो हमने कोविशील्ड तो बिल्कुल एमआरएनए नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट गलत थी। ये स्टेटमेंट गलत की, तभी क्या आंसर आ गया? बी। बस इतना पता होना चाहिए था इसमें कोविशील्ड। जब आपको ये तो समझ में आ गया था कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं सारे फैक्ट्स हैं, तीनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जामिनर के पास बढ़िया मौका मिला है उसको जस्ट चेंज करने का। जो इसको इनएक्टिवेट पैथोजन को यहां का आंसर यहां करने का, यहां का यहां करने का, मतलब ये चीजें खेल सकता है आराम से, और खेला होगा। तो हमें फील आया यहां से कि एग्जामिनर ने कुछ नहीं करना है, बस इनको शिफ्ट करना है। तो पक्का अगर एग्जामिनर के पास ये कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो मिस कभी नहीं करता है। तो तीनों तो आंसर नहीं होगा, और हमें समझ में आया अगर मैं 1 2 2 3 और 1 3 में एक भी एलिमिनेट कर दूं मेरा आंसर आ जाएगा। और मैंने एमआरएनए वैक्सीन देके चौंका कि भाई एमआरएनए वैक्सीन तो अभी तक बनी नहीं थी। इंडिया की जो वैक्सीन बन रही थी कोविशील्ड और जो कोवैक्सीन थी इंडिया में जो यूज हो रही थी, वो एमआरएनए तो नहीं थी। तभी तो डिबेट आ रही थी ये वैक्सीन लगाने से ये हो रहा है। तो एमआरएनए तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका होता है कि आपने वायरस का सिर्फ आरएनए निकाल के ही किया, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स की बात हो रही, तो एमआरएनए तो नहीं था वो। तो हमने पहला डिलीट किया, तो हमारा आंसर आ गया 2 और 3। दिस वाज द बेसिस। तो कई बार ना आप सिर्फ एक स्टेटमेंट का अगर आपको आती है तो आंसर आ जाता है। अब पेपर में आपको आंसर निकालना है, उसे नहीं पता, अगर आपने गोला भर दिया बी का काम खत्म, आपका आंसर आ गया है। तो कई बार क्या होता है बच्चे करते हैं कि नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आता है उनको, क्योंकि उन्हें होता है कि मैंने पढ़ा तो है नहीं है। इट इज नॉट अबाउट कि आपने कितना पढ़ा है, लिमिटेड नॉलेज से अगर आंसर आ रहा है आपका काम डन।
फिर नहीं सोचना है कुछ उसके बाद। तो ये तरीका था करने का। फिर आपको समझ में आया बाद में कि हाँ भाई स्पुतनिक तो वेक्टर बेस्ड थी, कोवैक्सीन क्या थी, पैथोजन बेस्ड थी, और जो हमारी कोविशील्ड थी वो भी उसी का टाइप था, बस उसमें क्या है वायरस को यूज किया बट डिफरेंट फॉर्म में, लाइव एटीन्यूएटेड वायरस। यहां पे पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड है पैथोजन, और वहां पे क्या है पैथोजन इज नॉट इनएक्टिवेटेड, लाइव एटीन्यूएटेड। तो बहुत टाइप्स होती हैं वैक्सीन की, पर ये पता था एमआरएनए नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। अब इसको पढ़ें क्वेश्चन नंबर 40 को, इसको आराम से पढ़ना है और आपको ये देख के वैसे समझ में आ जाएगा कि मैं अगर आपसे बोलूं भाई क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है ऊपर कि इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर अगर पड़ा हुआ सन से निकलती हैं कुछ, सोलर फ्लेयर रीचेस द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। सन से सोलर फ्लेयर निकले हैं, उसका इंपैक्ट क्या होगा भाई, 7 हैं, तो मेरा मन है कि 7 तो आंसर नहीं होंगे, पर पढ़ेंगे, पर इसके ये होने के चांसेस कम है क्योंकि 7 में कहीं ना कहीं तो खेला होगा। पर हम देखते हैं, अगर जेनरिक हुए तो 7 मार देंगे, अगर बीच में कुछ लगा कोई एक्सट्रीम है तो 7 नहीं होंगे। पर मेरा एक बार है कि मैं 7 पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट करूंगा अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ के मेरे को लगा कि स्टेटमेंट में कोई ना कोई गड़बड़ है। तो लेट्स सी द स्टेटमेंट। अरे ब्लाइंडली नहीं मारना है इसका आंसर। पहला क्या है, अगर भाई सोलर फ्लेयर आएंगे मतलब सोलर से कोई ना कोई तो चीजें आ रही हैं। अगर सोलर से कोई चीजें आती हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ये तो मानते हैं। मतलब सन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और सन से कोई चीज आ रही है तो उसका इंपैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे होगा ही होगा। और जीपीएस में इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं तो ऑफ कोर्स जीपीएस पे इंपैक्ट पड़ेगा। कुड फेल, वर्ड क्या है, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, विल फेल नहीं, विल डेफिनेटली फेल नहीं, कुड फेल, चांसेस हैं, हाँ है। कितना फेल होगा, टोटली फेल या थोड़ा सा फेल, टेम्परेरी फेल, क्या होगा हमें नहीं पता, जेनरिक स्टेटमेंट है। अगला है सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स। भाई सुनामी मतलब अर्थक्वेक में, कोई अर्थ में अपलिफ्टमेंट या जो भी होगा, अर्थक्वेक के कारण सुनामी आएंगी। सोलर फ्लेयर के कारण ऐसा क्या हुआ कि पानी भर जाएगा, अभी लिंक नहीं बैठ रहा है, देखते हैं दूसरे पे क्वेश्चन मार्क। पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज्ड, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी से लिंक है, ये हो सकता है, अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। इंटेंस अरोराज कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, कुड अकर ओवर मच ऑफ, अरोराज आर बेसिकली अ इलेक्ट्रिक थिंग, मतलब वो होते हैं जो हम आपका जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड से लिंक्ड हैं, मैग्नेटिक फील्ड से लिंक है, तो ये तो कुड लिखा है, ये भी हो सकता है। फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट, भाई फॉरेस्ट फायर्स कैसे हो जाएंगे, सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं, ये थोड़ा ना वो जो आते हैं ये ना पूरी धरती पे आग लग जाएगी उससे, फ्लेयर्स हैं सोलर से निकले हैं, वो उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, आग पूरी धरती पे कैसे लग जाएगी। फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट, मच ऑफ द प्लैनेट एक्सट्रीम है, ये तो नहीं होगा। सन थोड़ा नीचे आ रहा है भाई, सन के फ्लेयर्स आ रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा आग लग सकती है, पर और आग लगने से सन से आएंगे तो एटमॉस्फेयर में रहेंगे ना, नीचे तो आने के चांसेस ही वैसे कम आते ही नहीं है, अर्थ पे कैसे लग जाएंगे, अगर आए भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट होगा। ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट्स कुड बी डिस्टर्ब्ड, बिल्कुल क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सिग्नल है, ये भी सही है। तो हमने देखा पहला, तीसरा, चौथा एंड 6, 1, 3, 4 एंड 6 आर इन सिंक विद ईच अदर, बड़े जेनरिक हैं, कुड लिखा है और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से लिंक्ड है, तो 1, 2, 4, 1, 3, 4, 6 तो सही होगा। अब मेरे को समझ में आया कि 1, 3, 4, 6 तो मैं सही करूंगा। अब मैं जाता हूं नीचे, देखता हूं 1, 3, 4, 6 आपस में सिंक में है, स्टेटमेंट सिंक्रोनाइजेशन से 1, 3, 4, 6 कहां पे है, यहां तो 1, 3, 4, 6 नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे है 1, 3, 4, 6, 7, बट यहां पे क्या नहीं है, यहां पे 2 नहीं है और यहां पे 5 नहीं है। अब मैं देखता हूं 2 और 5 सही हो सकते हैं कि नहीं, तो मैं गया 2 और 5 पे। 2 और 5 हमने क्वेश्चन मार्क क्रिएट किए थे, 2 और 5 पे बिल्कुल किए थे। 2 पे किए थे सुनामी वाला, 5 पे किया था फॉरेस्ट फायर वाला। सुनामी का तो लिंक नहीं बैठ रहा है, फॉरेस्ट फायर वाला एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो 2 और 5 में मान लो दोनों में से एक तो पक्का ही गलत है, सुनामी वाला। तो आंसर अपने आप क्या आ गया हमारा, जो हमारा 1, 3, 4, 6 वो जो है 7, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 1, 3, 4, 6, 7 ये है। तो ये तो हमें वैसे भी नहीं मारना था और हमने स्टेटमेंट पढ़ के हमें पता भी लग गया। ये स्टेटमेंट जो गलत हुई है बिकॉज स्टेटमेंट आपस में क्या सिंक में है, तो ये तो वैसे नहीं हो सकते दोनों ऑप्शन। आंसर इज
जो हमने लगाया है सी इज द आंसर। ये तरीका है इसको करने का, आ गया समझ में। नाउ लेट्स सी एंड डू द क्वेश्चन नंबर 41 करें। अब इसको देखें, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स, हम भाई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जब तक हम पूरा क्वेश्चन पढ़ के उसकी स्टेटमेंट्स की धज्जियां नहीं उड़ा देते। आपको ना बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। पहली बात तो ये, प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़नी है, ये सोच के कि ना आते हुए क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आई विल हैव दैट माइंडसेट। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द emission reduction pledges of different countries is a database, is a database, is a wing, is a committee, is an agency। अब इसको पढ़ते हैं, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर मतलब क्लाइमेट के जो एफर्ट्स हैं उसको ट्रैक किया जा रहा है जो आपने प्लेज लिए हैं। तो आपको समझ में आया कि भाई कंट्रीज ने प्लेज लिए थे कि हम अपने इमिशंस को कम कर देंगे, जो थे इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, INDC। तो कंट्री ने जो प्लेजेस लिए हैं उसको ट्रैक तो करना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं, वो ट्रैकर बनाया है। और ये प्लेजेस किसके अंदर लिए थे? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर लिए थे। तो अब ये जो ट्रैकर है, इट इज अ डाटाबेस क्रिएटेड बाय कोएलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। भाई ये रिसर्च का काम ही नहीं है। दिस ट्रैकर मस्ट बी डन बाय समबडी विच इज काइंड ऑफ अ, जो UNFCCC के टारगेट्स को चेक करना चाह रही है। तो या तो वो कोई ऐसी बॉडी होगी, सिविल सोसाइटी, जो कंट्रीज को अकाउंटेबल करना चाह रही होगी कि आपने क्या किया है, या कोई वो ऑफिशियल बॉडी होगी जो चेक करना चाह रही हो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं। तो इट इज एन एजेंसी प्रमोटेड बाय एंड फाइनेंस्ड बाय UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक। भाई इसमें आपको क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर वाले को प्रमोटेड एंड फाइनेंस लिखा है बाय UNEP एंड वर्ल्ड बैंक, जबकि ये काम किसी उस ऑर्गेनाइजेशन का है जिसको क्लाइमेट एक्शन को ट्रैक करना आता है। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर कोई ऐसी बॉडी होगी जो एमिशंस को ट्रैक करने में ट्रेंड होगी, उसी को ये काम दिया जाएगा, या कोई NGO इसमें ट्रेंड होगी। बेटर क्या है, ये NGO सिविल सोसाइटी कर रही होगी या कोई गवर्नमेंट वाली बॉडी कर रही होगी, पर वो ट्रेंड किस में होगी? कार्बन एमिशंस या वैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को ट्रैक करने में। तो यहां पे कोई ऐसी बॉडी प्रमोटेड एंड फाइनेंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड UNEP, इसमें ज्यादा सच नहीं लग रहा है, क्योंकि इसको अगर एग्जामिनर ने लिखा होगा तो डायरेक्ट लिखा होगा कि इस ट्रैकर को कौन संभाल रहा है। तो इट कैन बी अ कमेटी अंडर UNFCCC, हां इसके चांसेस बिल्कुल हैं, क्योंकि UNFCCC के अंदर ही बना है। बट क्योंकि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर कैन बी अ विंग ऑफ IPCC, कैन बी अ विंग ऑफ IPCC, और कैन बी अ डाटाबेस क्रिएटेड बाय रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो मुझे ये पता है कि भाई 4 तो आंसर नहीं है, क्योंकि हमें बस इसको डायरेक्टली बताना है कि कौन है ये, कैसे काम कर रही है, किसके अंदर काम कर रही है। इसके फाइनेंसिंग की इसके फाइनेंसिंग के बारे में नहीं पूछा है। वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व पैसे के लिए होता है, इस बॉडी को चलाने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, इसको सिर्फ ट्रैक करना है। फाइनेंस होता है व्हेन यू इंप्लीमेंटिंग अ सर्टेन प्रोजेक्ट। तो वर्ल्ड बैंक का रोल ही नहीं है इसमें। मेन पूछना वो ये चाह रहा है क्वेश्चन से कि इस ट्रैकर को किसने, कौन लेके आया है, ना कि इसको कौन फंड कर रहा है, क्योंकि फंडिंग का ये क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन है इसको कौन, जो ट्रैकर है ये कौन कर रहा है काम। अब इसमें ये तीनों सही हैं। लॉजिक ये भी बोलता है इसके अंदर हो, पर ये तभी होगा जब ये ऑफिशियल बॉडी होगी। पॉसिबल ये है कोई सिविल सोसाइटी हो, पर इंटरनेशनल कमेटी इसके अंदर बनाएंगे, या इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC। आपको समझ में आया कि IPCC एक बॉडी है जो ये काम करती है, ट्रेंड है इस काम में। और ये ऐसा भी हो सकता है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डाटाबेस बनाया हो। तो या तो ये है या इन दोनों से में भी सी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में आप एक तो एलिमिनेट कर पाएंगे, ABC में से नहीं कर पाएंगे। पर आपको गेस तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको आइडिया मिल गया है कि भाई या तो ऑफिशियल होगी, अगर ऑफिशियल हुई तो मैं ये मार दूंगा, तो या तो मैं C मारूंगा अगर मुझे लगा ऑफिशियल बॉडी है, या मुझे लगेगा मैं ये मारूंगा सिविल सोसाइटी, फिर मैं मारूंगा B, या मैं मारूंगा A। पर मेरे को ये पक्का पता है, ये पक्का इन द सेंस लॉजिक आ रहा है कि भाई क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर UNFCCC के अंडर तो नहीं होगा, ये काम किसी थर्ड पार्टी का होगा जो ये ट्रैक कर रहा होगा।
तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैं सी भी नहीं मारूंगा इसमें। अगर आपने लॉजिक अप्लाई किया आपका, मैं मारूंगा ए और बी में से, क्योंकि ये ट्रैकर का काम कोई थर्ड पार्टी का है जो ये चेक करना चाह रहा है कि गवर्नमेंट सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो उस सेंस में फिर ये आप पे लक पे है कि आप इसको क्या मारते हैं। पर अगर मैं अपनी बात करूं, या आप बताएं पहले कि आपको इसके बाद क्या लगता है कि भाई क्या होगा, कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर थर्ड पार्टी है, मैंने मान लिया, उसके अंदर इसको कौन चला रहा होगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई जो मेरी फीलिंग आ रही है कि थर्ड पार्टी है, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। दोनों में क्या इन्वॉल्व है यहां पे, गवर्नमेंट। इन दोनों में कौन इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट। तो बेटर ऑप्शन क्या रहेगा मेरे लिए, ए। तो मैंने अगर सी डिलीट किया है तो सी के थोड़े से सिंक में कौन सा आइडिया है, आईपीसीसी। मतलब ये दोनों बॉडीज क्या हैं, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ये क्या है, ये काइंड ऑफ अ गवर्नमेंटल बॉडीज हैं। ऊपर वाली क्या है, साफ साफ लिखा है कोएलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थर्ड पार्टी। तो आंसर इसका ए मारूंगा मैं। तो यहां पहुंचना थोड़ा टफ था, पर आप पहुंच सकते थे, क्योंकि आपको इसमें समझना पड़ेगा कि क्यों ट्रैक करना पड़ रहा है। अगर कोई चीज ट्रैक करती है, या तो यूएनएफसीसीसी खुद कर रही होगी या कोई थर्ड पार्टी। पर लॉजिक कहां स्ट्रांग है कि वो थर्ड पार्टी करती है, कि गवर्नमेंट कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि आईएनडीसी गवर्नमेंट देती है। और आईएनडीसी टारगेट्स जो थे, जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करते थे, इंडिया ने किया कि मैं ऐसा ऐसा करूंगी इतने इतने ईयर तक, और बाद में उससे पूछा भी जाता है, रिव्यू भी होता है उसका। तो वो तो रिव्यू का मैकेनिज्म यूएनएफसीसीसी में है ही है। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैक करने का काम थर्ड पार्टी का होगा, और थर्ड पार्टी मतलब कोई सिविल सोसाइटी होगी। तो वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाला ज्यादा मैटर करता है आंसर, रेदर देन डी। तो बिल्कुल नहीं था ना, सी है, और सी के सिंक में आइडिया क्या है, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आई होप इसका आंसर आप ए पे पहुंच पाते, अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पता होता आईएनडीसी का। उसके बिना तो नहीं कर पाएंगे आप, कि वो पता होना जरूरी है। तो आपको यह समझ में आ गया, ये क्यों मैंने बताया आपको। लॉजिक आपको फिर भी आ रहा होगा डाउट कि भाई ये भी गवर्नमेंटल बॉडी है यूएनएफसीसीसी, ये भी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। मेरा आइडिया मेरे को आ रहा है कि कोई सिविल सोसाइटी काम कर रही है, वो ये है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कर रही होती, वो तो यूएनएफसीसीसी के अंदर ये मैकेनिज्म है ही है कि आईएनडीसी को रिव्यू करना ही करना है, फिर क्यों ट्रैक करना। तो कोई थर्ड पार्टी ने काम किया होगा। यहां तक का लॉजिक आपको आना चाहिए। आपके पास इतना अगर अंडरस्टैंडिंग होती कि आईएनडीसी कौन डिक्लेयर करता है और उसका रिव्यू भी होता है, फिर तो काम ही खत्म। अगर रिव्यू होता है, फिर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्यों बनाना। वो तो कंट्रीज बोलेंगी, उसको रिव्यू किया जाएगा, कंट्री ने कैसे परफॉर्म किया, फिर वो अपने आईएनडीसी को अपडेट भी करेंगी। तो फिर ये तो कोई काम थर्ड पार्टी कर रही होगी। बस इतना लॉजिक यहां तक पहुंच जाते कि ये सिविल सोसाइटी का काम है, तो आपका आंसर आ जाता कि यहां पैसे की तो बात ही नहीं हो रही है। मतलब क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर में हम ये नहीं पूछ रहे कि इस मैकेनिज्म को कौन फंड करता है, क्योंकि यहां फंडिंग की बात ही नहीं है। बात यह कौन कर रहा है। ये इस लॉजिक पे, इस माइंडसेट से करना पड़ेगा सॉल्व आपको पेपर। लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके पहुंचे। तो एक्स्ट्रापोलेटिंग लिमिटेड इंफॉर्मेशन, आई कॉल्ड इट एज अल्क। दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग द एमसीक्यूज। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 42। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द क्लाइमेट, अब ये 5 स्टेटमेंट हैं। पहले तो मैंने देखा 5 स्टेटमेंट हैं। ये बॉडीज आ रही हैं, बार बार बॉडीज आ रही हैं सम, ये 5 तो सही नहीं है। जहां पे ऑर्गेनाइजेशन आ गई उनको चेंज करना बड़ा आसान है, तो 5 तो नहीं होंगी। तो मैं पहले ऑप्शन देखता हूं, नीचे अपना माइंड बनाता हूं। 5 सेकंड में 5 ऑप्शन है, 5 हैं, तो 5 तो मैं नहीं करूंगा भाई, पर मैं फिर भी देखता हूं। लेट्स सी द ऑप्शंस, आराम से देखेंगे, बायस नहीं है, ऐसे नहीं वो जो रट्टाफिकेशन मतलब 5 मार्क काट के कर दे आंसर। चांसेस हैं 5 सही नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज स्टेटमेंट में फैक्ट्स लिखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन लिखी है, और एजेंसीज हमेशा गलत होती हैं, हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत होती हैं। पहला है, द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन्स एन। ये जो ये कहानी होती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये करती है, तो वो हमेशा सही होता है। बस यहां ये बताया क्लाइमेट ग्रुप नाम की कोई बॉडी है जो ये काम करती है, क्लाइमेट एक्शन वाला। क्या गलत है इसमें? इस स्टेटमेंट को गलत करने के लिए आप ये बोल रहे हैं कि वो क्लाइमेट एक्शन करती नहीं है, तो नाम में लिखा है क्लाइमेट ग्रुप, तो दिस इज 100% करेक्ट। तो यूपीएससी
किसी ऑर्गेनाइजेशन के फिलॉसफी, वर्किंग, ऑब्जेक्टिव को गलत कर ही नहीं सकती है, वो तो होता ही सही है। उसको गलत करने के लिए उसको बहुत वाहियात स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जो कि बिल्कुल इलॉजिकल होगी, वो तो वैसे ही गलत हो जाएगी। तो अगर बिल्कुल जेनरिक है, लॉजिकल है, सेंस बन रही है तो सही होगी वो। अगला क्या है? द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ EP 100। दो बॉडीज हैं, एक ये। अब हमें पता नहीं भाई किसने बनाया ये, हमें कैसे पता क्लाइमेट ग्रुप और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बनाया होगा? पहले तो हमें यही नहीं पता EP 100 है क्या, पर उसने बता दिया आगे की है क्या है EP 100। देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। EP 100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering an emission reduction goals। बड़ा जेनरिक है कि EP क्या है? कंपनीज आ रही हैं, तो मतलब कंपनीज आके एनर्जी एफिशिएंसी में काम कर रही हैं, इनोवेशन में, कि ताकि क्या हो कि इमिशन भी कम हो जाए और कॉम्पिटिटिव भी रहे, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी इंश्योर हो। लॉजिकल बन रहा है, कोई पॉजिटिव काम कर रही है ना भाई। EP 100 का काम क्या? हमें एमिशंस कम करने हैं। वो कह रहे हैं एमिशंस कम करेंगे, पर साथ में क्या करेंगे? एनर्जी एफिशिएंसी लेके आएंगे। एनर्जी एफिशिएंसी, एमिशंस भी कम हो जाएंगे, एनर्जी भी कम यूज होगी, कॉम्पिटिटिवनेस भी आ जाएगी। बड़ा लॉजिकल स्टेटमेंट है, और ये फिलॉसफी कभी गलत नहीं होती है। तो आपको समझ में आया? ठीक है भाई। और EP 100 में कंपनीज हैं, और कह रहे हैं कुछ इंडियन कंपनीज हैं इसमें। क्यों नहीं होंगी भाई? इंडियन कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो कुछ इंडियन कंपनीज हो सकती हैं इसमें। तो सम लिखा है, तो सम वाला हमने पहले पढ़ा था कि सम के चांसेस क्या, एक भी हुई तो सही हो जाएगा। तो ये तो वैसे सही है। तो आपका फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, और 2 और 5 में फैक्ट्स हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज द सेक्रेटरीट टू द अंडर 2 कोalition। अब मुझे बताओ 1, 3, 4 सही है और 2, 5 में डाउट है। मुझे आता ही नहीं है, मैं क्या करूं? ऑप्शन देखता हूं नीचे जाके पहले कि 1, 3, 4 तो मैं टिक मारूंगा, 2, 5 मेरे को पता नहीं। 1, 3, 4 इकट्ठे होने चाहिए, ये गया, ये तो गया, ये भी गया। 1, 3, 4 हैं या 1, 3, ये सारे हैं पांचों के सही होने के चांसेस कम है। मैं क्या लगा के आऊंगा? B। मैं मानूंगा कि जो उसने लिखा है ऑर्गेनाइजेशन, एक में तो पक्का खेला होगा, पर वो कह रहे हैं नहीं खेला तो दोनों में खेला है, नहीं तो खेला ही नहीं है। ना खेलने के चांसेस कम है, पक्का दोनों में ही खेला है। फिर तो आंसर इज 1, 3, 4, आंसर इज B। काम खत्म। और जहां पे 2 ऑर्गेनाइजेशन लिखी हूं, IEA एंड क्लाइमेट ग्रुप इज डूइंग EP 100, वो तो पक्का ही गलत होता है। 2 ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें एक को स्विच करने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि A + B इज डूइंग दिस C। अब A और B में एक तो सही रख लेंगे, एक को गलत कर देंगे, फिर तो बच्चा और कंफ्यूज हो जाता है। तो 2 ऑर्गेनाइजेशन में एक तो गलत करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और वो ऊपर दिखा भी है। और तो हमारा लक था कि एक करने से प्रूव दूसरा अपने आप आ गया आंसर। तो ये तो हम लक्की थे कि हमारा B आ गया। पर हम लक्की क्यों? हमारा तो आंसर तो आ गया पेपर में, हम तो +2 ले आए। हमें आता था नहीं आता मैटर ही नहीं करता है। और अगर ये करने के बाद कॉन्फिडेंस आ रहा है तो मजा है ना पेपर में। करने के बाद भी डाउट आ रहा है, क्या पता गलत हो जाए, फिर आगे क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो यू हैव टू डू दीज थिंग्स विद कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर इज 43। क्वेश्चन नंबर 43। तो देखा आपने कैसे 41 और 42 जो आप डॉट छोड़ के आते हैं, करने वाले हैं। दीज लॉजिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा है, इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज इट्स किडनीज। रेन फॉरेस्ट अगर लंग्स हैं, मतलब एयर प्यूरिफाई करते हैं, देन वेटलैंड्स आर द किडनी। और वेटलैंड क्या काम करते हैं? क्योंकि साफ ही लिख दिया, वेटलैंड किडनी का काम करते हैं। और किडनी काम करती है वेस्ट को अलग करती है, लाइक अ फिल्टर। तो सिंपल है किडनी का काम। देख लो कहां पे लिखा है कि ये फिल्टर का काम कर रहे हैं। द वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व सर्विस रन ऑफ, सबसॉइल पर्कुलेशन एंड इवेपोरेशन। एल्गी फॉर्म द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच द फिश, जो सारी स्पीशीज हैं वो थ्राइव। ये किडनी का काम थोड़ा नहीं, ये किडनी का काम थोड़ा नहीं। वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। सेडिमेंटेशन, हाँ ये हो सकता है। वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। पर स्टेबलाइजेशन की बात नहीं है ना, सेडिमेंटेशन बैलेंस तो ठीक है। अगला पढ़ लेते हैं, ये चांसेस तो हैं इसके सही होने के। Aquatic plants absorb heavy metals and excess nutrients। ये बेटर है, किडनी करती है वेस्ट को स्टोर, मतलब एब्जॉर्ब करती है और साफ चीजें जानी देती है। ये बेस्ट है D।
इसके कारण ये हो पाता होगा, बात लगा, पर किडनी का फंक्शन कहां लिखा है? यहां किडनी का इंपैक्ट लिखा है, आउटकम यहां लिखा है, वो करती क्या है किडनी, और पूछा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किडनी, दिस इज द फंक्शन ऑफ द किडनी, तो डी इज द आंसर। यहां तक ऐसे इसको करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया हमारा, देखिए 41, 42, 43 तीनों हो गए हैं। लॉजिक नहीं छोड़ना है कभी भी। लॉजिक देखिए, क्वेश्चन है 44 क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है, स्टेटमेंट कंसीडर करें। भाई देखें, यहां पहला मैंने पेपर देखा, मतलब क्वेश्चन देखा, तो मैंने कहा यहां फैक्ट्स लिखे हुए हैं, यहां पे ये भी फैक्ट लिखा हुआ है, ये जेनरिक है, ये जेनरिक है। अब मैं देखते हैं आगे, ये मैंने देखा, ऐसे देख लिया करें पेपर में पहले 2-4 सेकंड में। अब मैं देखता हूं क्या है। द 24 आवर मीन ऑफ PM25 शुड नॉट एक्सीड 15। 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 से कम जितना मर्जी हो सकता है। और एनुअल मीन शुड नॉट एक्सीड 5, वो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 24 घंटे में 15 से ज्यादा नहीं, साल में 5 से ज्यादा नहीं। ठीक है भाई, भगवान जाने, दो फैक्ट हैं, गलत भी हो सकते हैं। देखते हैं आगे, अगर कुछ बना तो मानेंगे, तो गलत है। In a year, the highest levels of ozone pollution occur during the periods of inclement weather. कौन सा वेदर? मतलब हाईएस्ट ओजोन कब होती है? जब वेदर क्या होता है? इनक्लीमेंट। अब ये देखें, क्या हिंदी जाके देखते हैं क्या है इनक्लीमेंट का मतलब। हिंदी पेपर ना छोड़ने, बहुत फायदा होता है। किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। मतलब भाई कहने का मतलब ये क्या बोल रहा है कि जब एटमॉस्फेयर क्या है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर्स इन द पीरियड ऑफ इनक्लीमेंट वेदर। अनुकूल नहीं, प्रतिकूल। अनुकूल होता है जब सेम, मतलब स्टेबल, और ये नेगेटिव टोन में वर्ड है। ये वर्ड क्या होता है? अनुकूल होता है, प्रतिकूल होता है। ये प्रतिकूल वाला है, नेगेटिव सेंस में है, तो ऑफ कोर्स तभी ज्यादा होगी जब ये होगा। ये तो सही है। ये क्या है? एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। ओजोन पता है ना, दो तरह की होती है, एक ऊपर एक नीचे। नीचे वाली तो हानिकारक होती है, और हानिकारक होती है तो उससे सारी प्रॉब्लम होती है। ये कैसे बोल दोगे उससे अस्थमा नहीं होता है? सारी प्रॉब्लम होती है तो उसमें अस्थमा तो आता ही आता है, बिकॉज अस्थमा पोल्यूशन है, और ओजोन क्या होती है? पोल्यूटेंट होती है। ये तो चांसेस बिल्कुल सही है। 2 और 4 आर करेक्ट। 1 मेरे को पता नहीं है, ये है चीजें। यहां पे फैक्ट है कि PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। अब भाई 1 और 3 में से फैक्ट्स हैं कि PM10 कैन पेनिट्रेट। एक है PM2.5, ऊपर क्या लिखा है? PM2.5, यहां लिखा है PM10। कौन सा ज्यादा छोटा होता है? ये। अगर ये पेनिट्रेट करता है या ये करता है या दोनों करते हैं, तो ये भी पंगा पड़ गया है। पर 2 और 4 आर करेक्ट। तो देखो यहां पे 2 और 4 कहां पे हैं? है ही नहीं है, अपने आप बोल दिया इन्होंने। अगर 2 और 4 करेक्ट है तो थर्ड अपने आप करेक्ट है, 1 अपने आप इनकरेक्ट है। हमें तो जरूरत ही नहीं, हम इसको क्या मानेंगे? 2 और 4 आर करेक्ट। हाँ, तो ये आंसर क्या है? क्वेश्चन है, इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ओजोन पोल्यूशन कैन अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इनक्लीमेंट वेदर। एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। अब एक चीज देखें, इसमें हमें डाउट है फर्स्ट पे और फोर्थ पे। फर्स्ट और थर्ड पे, सॉरी यही था ना, हाँ हम गलती कर गए ना, फर्स्ट और थर्ड पे। सॉरी यहां पे हमने गलत लिख ली। तो हमारी डाउट किस पे है? हमें दोबारा लिखते हैं यहां पे ब्लैक पेन से। हमें डाउट है कौन सी? फर्स्ट स्टेटमेंट पे और थर्ड पे, क्योंकि दोनों में फैक्ट्स हैं। बची कौन सी? 2 और 4। और हमने देखा 4 तो पक्का सही है, क्योंकि ये तो पक्का क्लियर है। तो हमने देखा 4 कहां पे आ रही है, तो हमने यहां पे गए और हमने यहां पे देखा 4 कहां पे आ रहा है। यहां पे तो जहां 4 आ रहा है वो तो आंसर है, तो हमने ये काट दिया, तो तीनों में 4 आ रहा है। अब हम देखते हैं अपना, फर्स्ट और थर्ड में से दोनों सही तो नहीं होंगी। फर्स्ट और थर्ड में से दोनों सही तो नहीं होंगी, ये काट दिया, क्योंकि दोनों में फैक्ट्स हैं। तो दोनों अगर सही कर दिए तो एग्जामिनर ने दोनों फैक्ट सही दे दिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। बचा क्या? 1, 4 एंड 2, 3, 4। 1, 4 एंड 2, 3, 4।
अब यहां पे इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ओजोन पोल्यूशन कैन अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इनक्लीमेंट वेदर। भाई इन ओजोन पोल्यूशन अगर होना है तो ओजोन पोल्यूशन, यहां पे जो हमने वर्ड है इनक्लीमेंट, इसका मतलब क्या समझा कि नेगेटिव टोन में, अनुकूल होता है या प्रतिकूल। भाई नेगेटिव, ओजोन का पोल्यूशन तो तभी होगा ना जब थिंग्स आर इन इट्स फेवर। प्रतिकूल, अनुकूल या प्रतिकूल, ये प्रतिकूल है, ये ऑपोजिट में है, तो सेम कैसे हो जाएगा। मतलब सेकंड में बोल रहे हैं कि ओजोन का पोल्यूशन तब होगा, कोई चीज तब ज्यादा होगी जब चीजें उसके फेवर में नहीं होंगी। ये कह रहे हैं ओजोन का पोल्यूशन ज्यादा होगा जब चीजें उसके फेवर में नहीं होंगी। चीजें क्या है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो स्टेटमेंट थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट, उल्टी होगी ना। तो जब तक चीजें उसकी फेवर में नहीं होंगी तब तक वो पोल्यूशन ज्यादा कैसे होगा। तो ओजोन पोल्यूशन तब ज्यादा होगा जब चीजें उसकी फेवर में होंगी, मतलब इंक्रीमेंट नहीं होंगी। मतलब कौन सा वेदर होगा, जो उसका वेदर होगा वो अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। हमने इसको जब हिंदी में पढ़ा, तभी मैं ऊपर हिंदी में लेके गया था आपको, तो वहां वर्ड क्या आ रहा था, चीजें यार प्रतिकूल, नॉट अनुकूल। प्रति मतलब ऑपोजिट, मतलब यहां पे कह रहे हैं ओजोन तब ज्यादा होगी जब कंडीशन उसके ऑपोजिट होंगी। तो ये तो वैसे ही सबसे गलत तो यही हो गया। तो 2 भी गलत है और 4 पक्का सही है। तो हमने देखा अगर 4 पक्का सही है तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, हम यहां पे आ रहे थे, और 1 और 3 हमारे इकट्ठे हो नहीं सकते थे फैक्ट्स के बेसिस पे, और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अगर सेकंड भी गलत हो गई तो हमने सेकंड मार दी गलत, तो क्या बचा 1 3 4 एंड 1 एंड 4। तो 1 3 4 एंड 1 एंड 4 में देखें दोनों फैक्ट सही नहीं हो सकते, मैं आंसर क्या लगाऊंगा बी। तो आंसर इज 1 एंड 4 ओनली। और 1 सही हो गया और ये गलत हो गया। इसका मतलब उसने PM 2.5 लिखना था, क्या लिख दिया PM 10, और ये सही है फैक्ट। अब ये फैक्ट इसलिए भी सही है क्योंकि वर्ड क्या रेंज दी हुई है, इट शुड नॉट एक्सीड दिस, इट शुड नॉट एक्सीड दिस। फैक्ट जो बड़े पिन पॉइंट होते हैं वो गलत होते हैं, जब कोई रेंज दी जाए तो वो गलत होने के चांसेस कम होते हैं। पर अगर आप इसको गलत मान भी लो, मान सकते हो, जो कि बिल्कुल सही बात है हमारी, तो फिर आंसर नहीं आ रहा है। ये तो हमने हिंदी ट्रांसलेशन से सिंपल लॉजिक से निकाल लिया, ये भी लॉजिक से निकाल लिया, तो वहां तक पहुंच गए 1 3 4 एंड 1 एंड 4 में। अब 1 तो पक्का सही है, अगर 1 3 4 मानते हो तो मान रहे हो आप कि 1 3 4 में दोनों फैक्ट सही हैं, वो ज्यादा गलत बात है। अगर दोनों 4 स्टेटमेंट में 2 फैक्ट दिए हैं तो एक में तो खेला उन्हें किया ही होगा। ये हमने अजम्पशन मानी हुई है, और ये बिल्कुल सही अजम्पशन होती है, ये लॉजिक बिल्कुल सही है। अगर एक क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स में फैक्ट हैं तो उसमें एक तो गलत होना ही होना है, तो इसके चांसेस वैसे गलत हो गए हैं। तो हमने कौन सा फैक्ट गलत माना, ये वाला गलत माना। और यहां पे PM 2.5 की जगह PM 10 लिखना इज मच इजियर, क्योंकि आपको बस क्या करना है, शिफ्ट करना है, इंटरचेंज करना है, और इंटरचेंज वाला रूल यहां पे लगाया गया है। दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी डन। आया समझ में। और हिंदी ट्रांसलेशन देखते रहें साथ में, वो तो हमने हिंदी ट्रांसलेशन जबकि समझ के उसको उल्टा अप्लाई कर दिया, तो हमें पहले हमने गलत मार्क कर दिया, पर हमें पता है कि इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है, प्रतिकूल। चीजें जब अनुकूल होंगी तब बढ़ेगा पोल्यूशन, उल्टी होंगी तो क्यों बढ़ेगा। और जोन बनने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होंगी, सिंपल है। अब देखें अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। आप देखेंगे इस पेपर में ना आपके पास डॉट बॉल कम आ रही हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका पेपर का जो पार्ट होता है जिसपे डॉट बॉल आती है वो बाद में आ रहा है। विद रेफरेंस टू गुची समटाइम्स मेंशन इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ फंगस। ये सोच के तो मेरे को लगता होता है भाई पक्का कुछ और ना हो, इट्स कहीं ये कोई बैक्टीरिया ना हो, कुछ वायरस ना हो, मुझे क्या पता क्या हो ये। पर हम आगे पढ़ते हैं। इट ग्रोस, इफ समथिंग इज ग्रोइंग समवेयर, तो वायरस बैक्टीरिया तो नहीं है। क्या पता कोई ये फंगस है, क्या पता कोई ये यीस्ट है, या कोई मशरूम है, क्या है हमें क्या पता। डाउट तो मेरे मन में आएगा ही आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फैक्ट है, इंटरचेंज करना बहुत इजी। अभी देखा ना पीछे PM 2.5 को PM 10 से इंटरचेंज किया और गलत हो गया वो, तो हमें डर तो लगेगा। इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट। अब भाई हिमालय इतना बड़ा है, किसी में तो होता ही होगा, तो इसको हम कैसे गलत कर दें, ये तो सही होगा ना। सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, इतने बड़े हिमालयाज हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया ऊपर, कहीं तो होता होगा। इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ऊपर कह रहा है ये कि हिमालयाज के सब एरियाज में, नीचे कह रहा है हिमालयाज में नॉर्थ ईस्ट की फुटहिल्स में है। तो दोनों स्टेटमेंट आपको ये लग नहीं रही कि दोनों स्टेटमेंट तो अगर ये पूछ ही लिया है फिर ये क्यों पूछ रहा है।
आपको ये लग रहा है कि दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट है, जब दूसरी पूछ ही ली है एग्जामिनर ने, फिर तीसरी को पूछ रहा है। जब बोल रहा है कि सम एरियाज ऑफ हिमालयाज में ये होता है, इट कैन बी इट ग्रोज इन सम एरिया, फिर दूसरा ये क्यों पूछ रहा है इट इज कमर्शियली कल्टीवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अगर ये सही है तो फिर ये पूछा ही क्यों है, ये तो अपने आप सही हो जाएगा ना। इसलिए पूछा है इसने क्योंकि यहां वर्ड क्या लिखा है, कमर्शियली कल्टीवेटेड। मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई कि दोनों स्टेटमेंट अगर ये पूछ ही ली है, फिर ये स्पेसिफिक क्यों बताना, सम लिखा है और सम यहां लिख दिया, कौन सा सम, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, फिर पूछा ही क्यों है, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट पहले से मैच कर रहा है। तो दूसरा इसलिए पूछा है कि दूसरे में कुछ उसने बोला है जो कि गलत है, अदरवाइज तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। तो अगर कोई बंदा कोई चीज बोल रहा है, स्टेटमेंट इज लाइक अ थिंग यू आर टेलिंग टू समबडी, आपने एक चीज बता दी है उसको, किसी को, मान लो आप एक्यूज हो, आपने कोई चीज बोली, फिर आपने एक सेम सिमिलर चीज बोली। आप सिमिलर चीज क्यों बोल पा रहे हैं अगर आपने पहले बोल दी है तो, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस सिमिलर चीज में आप कुछ बोल रहे हैं जो आप ट्राई कर रहे हैं बोलने की कि मैं एक्यूज्ड नहीं हूं। तो आप यहां ट्राई कर रहे हैं मैं एक्यूज्ड नहीं हूं, जबकि आप हैं उसमें क्या दिख रहा है, उसमें आप गलती से बोल रहे हैं कि मैं, आपका एलिमेंट ऑफ कल्प्रिट दिख रहा है उसमें। तो जब आपने बोल ही दिया है भाई सम हिमालयस में है, फिर ये लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि आपको इस स्टेटमेंट को गलत करना है तो आपने लिखी है। तो क्यों कर लिखी है, बिकॉज यहां वर्ड क्या है, कमर्शियली कल्टीवेटेड। अब यहां पे डाउट है कि कमर्शियली कल्टीवेट होता है या वो ग्रो होता है। तो आपको डाउट आया कि मेरे को यह पता लग गया है कि दोनों स्टेटमेंट तो सही नहीं है, कौन सी 2 एंड 3। मैं 2 और 3 दोनों को इकट्ठी सही तो नहीं करूंगा, मेरे को तीसरे पे शक है कि क्या कमर्शियली कल्टीवेट होती है, क्या ये हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में होती है। कहीं तो इसने गेम खेल ली है, क्योंकि पहली तो बड़ी जेनरिक है, इसके सही होने के चांसेस बिल्कुल हैं। तो मैं 2 और 3 में से दोनों इकट्ठी नहीं करूंगा और 3 को मारूंगा गलत। 2 and 3 कैनॉट बी कम टुगेदर, 3 इज इन रॉन्ग, 2 इज करेक्ट, तो आंसर इज सी। तो मैं पहुंच गया कि ये तो अपने आप सही हो गया क्योंकि स्टेटमेंट ही ऐसी है और आंसर भी क्या है, सी। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचेंगे। मैं दोबारा बताता हूं, दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है वो, इस चीज को समझें दोबारा से, मैं क्लियर करके बताता हूं इसको। यहां से अगर दूसरी स्टेटमेंट में लिखा है इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, मतलब उसने जो पूछना चाह रहा था कि क्या इस इंसान को पता है कि ये हिमालय एरियाज में ग्रो होता है, किसी हिमालय एरिया में। अगर आप उसको पता है तो उसने ये टिक कर दी या गलत कर दी, अगर उसे पता है तो। फिर मैं दोबारा क्यों पूछ रहा हूं सेम चीज कि भाई हिमालय के ये नॉर्थ ईस्ट में है, क्योंकि वो इसमें कुछ खेल रहा होगा, गलत करना चाह रहा होगा तब पूछ रहा होगा। अगर सही करना चाह रहा होता तो वो उसने पूछ ही लिया है ऊपर। आया समझ में, ये है लेवल ऑफ दम सीरीज का माइंडसेट। अगर ये कर लेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता है। तो एग्जामिन आपको लग रहा है कि आप एग्जामिनर के माइंड सेट में जा रहे हैं कि वो कैसे ऑप्शन सेट कर रहा है, उसे क्यों बोलना पड़ रहा है दूसरी स्टेटमेंट। एट द एंड ऑफ डे एवरीबडी इज लाइक अ लॉजिकल पर्सन, और सभी इंसान, जो फितरत है इंसान की, वो हमेशा रहेगी। वो चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम सेट कर लें या जिंदगी में जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो भी यहां पे रिफ्लेक्ट होता है। दैट्स व्हाई द सीरीज नेम इज डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट, द वे एग्जामिनर सेट ऑप्शंस। उसके एग्जाम के माइंड में क्या चल रहा है उस टाइम क्वेश्चन सेट करते हुए। तो इसने यहां पे फंगस ही है ये, जिसपे हमें डाउट था। ये अगर मान लो इसको आपको 2 ऑप्शन आ जाते यहां पे कि यहां पे क्या है, ओनली 2 and 1 and 2 ओनली, तो फिर आप ओनली 2 भी लगा सकते थे। अगर ऐसा होता कोई दिक्कत नहीं थी। आपने अज्यूम किया कि फंगस नहीं कुछ और होगा, मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूं, मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूं, मतलब एग्जामिनर इसको इंटरचेंज कर सकता है। तो हां भाई, तो मैं इसको ओनली 2 लगाता तो भी ना डरता, तो भी एटलीस्ट मैं ए और सी में पहुंच जाता अगर यहां पे ओनली 2 ऑप्शन बना होता तो। पर हम पहुंच तो गए ना 50-50 पे, लॉजिक तो हमारा सही है। तो वो चीज को ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 46। with reference to polyethylene terephthalate, the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following statements। मतलब ये कह रहे हैं कोई चीज है पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट, मतलब कहने का मतलब ये चीज बड़ी यूज होती है हमारी डेली लाइफ में, इसको भी नहीं छोड़ना है।
ये चीज हमारी लाइफ में डेली यूज में आती है, पता नहीं क्या है ये पॉलीइथाइलिन। पर हम देखें, इसको लिखें पॉली इथाइलिन टेराफेथलेट। तो आपने देखा डेली लाइफ में यूज होती है पीईटी, तो आपको समझ में आया। अच्छा, पीईटी बॉटल्स, अब आपको समझ में आया कि होते हैं ना बॉटल्स लेते हैं आप, तो पेट बॉटल्स हैं ये पीईटी बॉटल्स। जो कभी जाके देखेंगे ना अपनी वाटर बॉटल्स में, उसमें लिखा होता है ये चीजें। तो पर ठीक है, आपको नहीं पता, हाँ डेली लाइफ में यूज होता है, पर हम आगे देखते हैं। नहीं कर पा रहे तो फिर भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो वैसे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि कई बार इसका शॉर्ट फॉर्म देख लें, तो पेट होता है। इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद द वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। अब ये डेली लाइफ में यूज हो रहा है। पेट बॉटल अच्छी बॉटल होती हैं, ये आपको पता हो अगर, दीज आर मच सेफर एंड मच मोर बेटर देन अदर बॉटल्स। तो इसके फाइबर बनते हैं, उन्होंने लिख ही दिया फाइबर बनते हैं। क्या उनको ब्लेंड कर लें? फाइबर को फाइबर में ब्लेंड करने में क्या दिक्कत है? एंड किसी को ब्लेंड करोगे तो प्रॉपर्टी बढ़ेगी या बेकार होगी? तो ब्लेंड कर रहे हो तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज लेके आ रहे होगे, और ये चीज हमारी डेली लाइफ में यूज होती है, और ये पेट बॉटल्स पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखी जाती हैं। तो उसका आंसर वैसे भी क्या होगा? ये सही होगा। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक ब्रिवलेज। वर्ड क्या है? एनी अल्कोहलिक ब्रिवलेज। भाई अल्कोहल की ना कंसंट्रेशन होती है, नॉर्मल जो लिकर होता है उसकी होती है ना कंसंट्रेशन। हर जो भी आप लिकर कोई इंसान कंज्यूम करता हो, करना तो नहीं चाहिए, पर जो भी लिकर होती है उसकी कंसंट्रेशन होती है। अब अगर उसकी 100% कंसंट्रेशन कर दोगे, उसकी रिएक्शन बढ़ जाएगी ना। पर वो बॉटल्स जो आप डालते हैं, आप ये सोचें, जो पेट बॉटल है उसमें पानी स्टोर करते हैं, उसको गर्म करते हैं। अगर मैं बोलूं उस बॉटल में किसी भी टेम्परेचर का पानी गर्म कर लें, भाई ये भी तो वो सहन नहीं कर पाएगी। कोई वो थोड़ना है कि आपने उसको पकड़ा और सन में डाल दिया पेट बॉटल को, और बाहर आई पेट बॉटल वापस आई, पेट का कुछ और हो जाएगा। मतलब बॉटल का अपना कोई ना कोई एक लेवल होगा जब तक वो स्टेबल रह पाएगी। तो एनी अल्कोहलिक ब्रिवलेज तो बहुत एक्सट्रीम वर्ड है। क्रॉस। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। रिसाइकलिंग तो हर चीज की होती है, प्लास्टिक की हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की हो रही है, इसकी क्यों ना होगी। आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। विदाउट कॉजिंग, भाई पेट बॉटल है, कोई वो थोड़ा है बायोडिग्रेडेबल है। पॉलीइथाइलिन टेरा केमिकल्स हैं ये। केमिकल्स को इंसिनरेशन करोगे, टेम्परेचर में डालोगे, तो भाई कोई ना कोई तो ग्रीन हाउस। विदाउट कैसे लिख देंगे? ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, और आपको पता है कि चार में से दो ही सही हैं। तो साफ साफ दिख रहा है इन चारों में से एक्सट्रीम क्या है। ये स्टेटमेंट बड़ी एक्सट्रीम है। कौन सी? द फोर्थ स्टेटमेंट। ये कांटा मारो कहां पहुंचे? 1, 3 और 2, 3 में। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और थर्ड स्टेटमेंट है बड़ी जेनरिक है। तो वाई वी विल चूज 2 and 3 when 1 and 3 आर करेक्ट? तो आंसर इज ए, बिकॉज सेकेंड इज ऑल्सो एक्सट्रीम। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज एक्सट्रीम एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज एक्सट्रीम। तो ये आंसर ऐसे निकलना है। डर नहीं जाना है, हमें पता ही नहीं है क्या होती है पॉलीइथाइलिन टेराफथलेट। अगर पेट बॉटल भी नहीं पता है तब भी ये कर लेंगे। ये तो समझ जाएंगे ना, इस जो मटेरियल है इससे कुछ कुछ बनता है, कंटेनर और बॉटल्स। तो यहां से समझ में आ रहा है जब पेट की बात कर रहे हैं डेली यूज में, कंटेनर और बॉटल में यूज होता है ये पेट बॉटल। और पूछ रहे होंगे कोई चीज, ये पॉलीइथाइलिन अगर डेली लाइफ में यूज हो रही है ये चीज, तो कोई खराब चीज तो डेली लाइफ में यूज नहीं हो रही होगी। तो ये पॉजिटिव चीज होगी, तो पॉजिटिव चीज को ब्लेंड करोगे तो उसका रिजल्ट भी, आउटकम भी पॉजिटिव ही होगा। आया समझ में? तो कोई चीज विद सो वाइड, या वर्ड क्या है? सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ। कोई चीज बहुत ही वाइड स्प्रेड है हमारी लाइफ में, तो भाई गवर्नमेंट में अगर उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता तो गवर्नमेंट उस पर बैन करती ना। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं उसको बैन किया जाता है ना। तो ये अच्छी बॉटल होगी तभी ये वाइड स्प्रेड यूज में है। मतलब द यूज ऑफ विच इज ऑल्सो सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ। तो कोई अच्छी चीज होगी तभी उसको डेली यूज में वाइड स्प्रेड है, तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होगा। और तुम ब्लेंड कर रहे हो, किसी को ब्लेंड करते हो, कोई अच्छी चीज के लिए करते हो, खराब चीज के लिए नहीं करते हो। ये हो गया, आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। आज ही हम कर रहे थे करंट अफेयर की क्लास में कि भाई जो गोल्डन मशीर है, ये क्या बोलते हैं इसको? टाइगर ऑफ कावेरी,
बड़ी इंपॉर्टेंट फिश होती है ये, तो इसका आंसर तो आता है, तो आता है, छोड़ दें। डॉट बॉल है, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, नॉट अ बर्ड। हाँ, इसको कर पाते आप अगर आपको ये पता था कि ये तो बर्ड है। पूछा नॉट अ बर्ड, तो ये तो पता स्पून बिल, बिल। व्हाइट इबिस, इंडियन नाइट जार, ये कॉमन नाम पढ़ते हैं हम बर्ड्स के। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो उसको, करंट अफेयर्स को या इन्वायरमेंट में स्पीशीज को, तो ये तीनों बर्ड्स पढ़ते हैं आप, इंडियन नाइट जार, स्पून बिल, व्हाइट इबिस, ये तो पक्का पढ़ते हैं, स्पून बिल और व्हाइट इबिस। तो बच कौन जाते ये, तो भी तो टिक मार के आते, पर हमें पता था फिश है तो हमने ए मारा। डॉट बॉल जा सकती थी जिसको स्पीशीज में इंटरेस्ट नहीं है, पर जो स्पीशीज के बारे में थोड़ा बहुत भी अवेयर है वो भी इसको कर सकता था, एटलीस्ट ए बी पे तो पहुंच ही जाता। ये तो नाम से पता लग रहा है ये बर्ड है, स्पून बिल। इंडियन नाइट जार इज अ वेरी कॉमन बर्ड, तो पर डॉट बॉल है जिनको स्पीशीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। अब देखें नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, इसको देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, अल्फा, अल्फा, अमरनाथ, चिकपी, क्लूवर, कुल्फा, पुर्सलेन, स्पाइन, स्पाइंज। अब 6 हैं भाई, मैं अगर मारूं तो 6 तो नहीं मारूंगा। अब बात यह है कि 6 है भी नहीं है, तो इसने खुद ही बता दिया यूपीएससी ने कि मेरा माइंडसेट को डिकोड ना करो, मैं खुद ही बता रहा हूं कि ऑल 6 आर नॉट द ऑप्शंस। जनरली देता होता है, पर यहां पे क्या दिए, ओनली 1 2 4 5 6, 3 मिस कर दिया यहां पे, तो ऑल तो नहीं है, वो तो उन्होंने उसने भी बता दिया है। Chickpea is like a pulse and we all know pulses are the nitrogen fixing plants. ये तो आप बड़ा पढ़ते हैं, 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं। 3 is correct, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो वो कह रहे हैं 1 3 4 है या 1 3 5 6 है। अब ये तो एग्री करेंगे ना भाई कि चिकपी तो पता होगा पल्स है, और पल्सेस आर द नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स। अब दोनों स्टिक माया करके तो पक्का आऊंगा ये, क्योंकि ए भी है, छोड़ने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि जब सब एक क्वेश्चन जिसमें पूरा का पूरा पढ़ के भी आप 50-50 पहुंच पाते हैं, एक में आप कम पढ़ के पहुंच पा रहे हैं, तो भाई कर लें। आप देखें, मान लो आप टॉपिक अच्छे से पढ़ के गए हैं, कौन सा, पार्लियामेंट, आप क्वेश्चन आया, आप वहां 50-50 पे पहुंच गए, वो आप छोड़ के नहीं आते हैं, क्योंकि आपको होता है पढ़ के आया हूं। और ये आप पढ़ के नहीं गए हैं, पर आपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग से 50-50 पे पहुंच गए हो बाय लक, ऑप्शन ही ऐसे थे। दोनों के सही होने की प्रोबेबिलिटी तो सेम ही है, वो बात अलग है, आपके इमोशंस अलग हैं। पार्लियामेंट में आपने एफर्ट लगाया था तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, यहां लगाया नहीं तो कम हो जाता है। पर अगर देखें बड़े ऑब्जेक्टिवली, दोनों के चांसेस क्या सही होने के, बराबर ही हैं, तो करना तो पड़ेगा ये। अब यहां पे देखें, अब मैं सोचूंगा भाई क्या लगाऊंगा, 1 3 4, 1 3 5 6, 4 पढ़ लेते हैं, क्या है, क्लूवर, 5 6 क्या है, स्पिनच, कुल्फा। अब इस पे हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर सोच पाए तो थोड़ा बहुत, पर आई थिंक सारे सेम सेम से लग रहे हैं। रिस्क लेना था तो कुछ भी करके आ जाते, अगर आपको पता है इनके बारे में, हम तो नहीं इनके बारे में ज्यादा जानते, क्लूवर, पुर्सलेन एंड स्पाइनच। अगर आपको और इंफॉर्मेशन है इनके बारे में तो आप डिकोड कर सकते हैं, यू कैन मेंशन द कमेंट। पर मुझे लगता है कि आप ए बी पे छोड़ के जो भी आपका मन करता था वो कराते। इसका आंसर क्या है, वो है 1 3 5 6, इन दोनों को है, ये नहीं है, पर इनके बारे में निकालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा। अगर हाँ आपको पता है इतने प्लांट्स के बारे में तो फिर ठीक बात है, पर नहीं पता तो ए बी तक पहुंच जाते हैं। आंसर बी है इसका, बायोरॉक टेक्नोलॉजी, बायोरॉक टेक्नोलॉजी। बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। नाम देखो, बायोरॉक टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब समथिंग विच इज यूज्ड फॉर समथिंग। बायोरॉक इज समथिंग विच इज यूज्ड फॉर समथिंग। एक टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ है, उसके तो तुम यूज कर रहे हो उस टेक्नोलॉजी को फॉर समथिंग एल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी which is you use this technology for something else.
अब मैं बोल रहा हूं बायो रॉक टेक्नोलॉजी, मतलब कोई बायो रॉक है, वो टेक्नोलॉजी है फॉर समथिंग। देखते हैं ऑप्शंस। रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यूजिंग प्लांट रेजिड्यू, identification of areas for exploration extraction of shale gas, providing salt licks for wild animals in forest protected areas। अब बायो रॉक टेक्नोलॉजी मतलब आपने रॉक बनाई है बायोलॉजिकल मटेरियल से, तो डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यूजिंग प्लांट्स रेजिड्यू। बट बायो रॉक ये नहीं पूछ रहे व्हाट इज बायो रॉक। ये तो मान लो आपको क्या होता है, बायो रॉक लिखा होता तो आता ये कि डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स यूजिंग प्लांट रेजिड्यू, और बिल्डिंग मटेरियल में मान लो क्या आ गया, रॉक्स आ गई। पहले तो ये समझ नहीं आ रहा कि बिल्डिंग मटेरियल्स में रॉक्स और बिल्डिंग मटेरियल तो बहुत बड़ा टर्म है। तो रॉक तो एक टाइप है, मान लो रॉक को बिल्डिंग मटेरियल मान लें तो ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग। पर ये तो पूछ रहे हैं व्हाट इज बायो रॉक। ये पूछ रहे हैं बायो रॉक इज अ टेक्नोलॉजी, इट मींस बायो रॉक इज यूज्ड फॉर समथिंग एल्स लाइक एआई इज अ टेक्नोलॉजी, सिंपल वर्ड एसोसिएशन। तो ये तो नहीं है, ये तो सिंपल बता रहे हैं व्हाट इज बायो रॉक। मतलब एग्जामिनर ने आपसे यहां जान के ऑप्शन बनाया ये दिखाने के लिए कि बायो वर्ड और रॉक को जोड़ दूं। बायो मतलब प्लांट रेजिड्यू, रॉक मतलब बिल्डिंग मटेरियल, और जोड़ दूं। पर वर्ड क्या है, बायो रॉक टेक्नोलॉजी, मतलब इट इज यूज्ड फॉर समथिंग, इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज फॉर एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस। अब इसमें आप ए सी डी में से कुछ भी लगा सकते हैं अगर आपको है। अब आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे इसमें, ये तो कर देंगे बी, और बी बल्कि लग रहा होगा भैया ने बच्चों ने बी लगाया होगा ये सोच के बायो रॉक की डेफिनेशन है, पर बी तो आंसर नहीं है। ए सी डी में आप जा सकते हैं। अब शेल गैस की एक्सट्रैक्शन में काम आती है बायो रॉक, यहां काम आती है, यहां काम आती है। आंसर इसका ए है, पर आप पहुंच नहीं पाएंगे। दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड। अगर आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज है तो वो तो मुझे पता ही है कि भाई कोरल रीफ में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो आप कोरल रीफ जो बनती हैं उसका बेस का होता रॉक्स होती हैं, तो बायो रॉक्स बनाओ ताकि कोरल रीफ उस पर आके वो जो पूरा रिएक्शन होता है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जो कोरल पॉलिप्स हैं एंड जूजेंथली एल्गी होती है, वो उसमें काम होती है। पर आप पहुंच नहीं पाएंगे। नॉलेज के बेस पे तो पहुंच गए, नॉलेज के बेस पर सारा पेपर सॉल्व कर देंगे, पर हमें क्या करना है, दम सीरीज के बेसिस पे। तो इसका आंसर ए सी डी में से एक है। तो आप कोई भी लगा सकते हैं, आंसर इसका ए है। जिसको पता है वही कर पाएगा, नहीं तो अदरवाइज दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड। अब देख के आंसर बताना बात अलग है, बट दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, मियावाकी मेथड। प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग in arid and semi-arid areas, development of gardens using genetically modified flora, creation of mini forest in urban areas, harvesting wind energy on coastal areas and on sea surfaces। मियावाकी मेथड। अब कैसे, पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। पता है तो नहीं, स्किप करना पड़ेगा। ऑप्शन पढ़ के कुछ नहीं कर पाएंगे, सारे ऑप्शन में कुछ, कोई प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, गार्डन्स, मिनी फॉरेस्ट, हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी। आंसर इसका सी है, पर जापानीज मेथड है, पर देयर इज नो वे टू गेट टू दिस आंसर, देयर इज नो वे। पर आंसर इज सी इन दिस। हमें 49 और 50 क्वेश्चन को नॉलेज के बेस पे कर सकते हैं, अदरवाइज दिस डॉट बॉल्स इकट्ठी आ गई हैं दो। पर एक ओवर में 2 डॉट बॉल आ जाए ना, एक पन्ने पे 2 डॉट बॉल आ गई, घबराना नहीं है। अगला ओवर कैन बी अ सिक्सर ऑल्सो, एंड दैट टू कैन बी 2 6 ऑल्सो। तो डरे नहीं, जैसे पिछले बारे में लगातार 3 6 आए थे, क्वेश्चन नहीं भी आता तब भी किया, या नहीं आता छोड़ना पड़ा। यहां करके नेगेटिव ले लेंगे ना, ये करके आपके 2 क्वेश्चन नेगेटिव आते तो आपके नंबर कितने कम हो जाते, 1.33 के आसपास। ये ना करें। आज के जब यूपीएससी में कट ऑफ कम जा रही है, देन कट ऑफ कम जाने में जब तुम्हें पता है कि कट ऑफ नंबर ही कम आ रहे हैं, तो नेगेटिव का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है कि नेगेटिव तो ना ही करें। आया समझ में? तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। हम ट्राई कर रहे हैं अपने, अब आप देखेंगे पूरा का पूरा पैटर्न आपको साफ दिखना स्टार्ट हो गया होगा।
अब तो बस 2022 का पेपर मैक्स है, इसके बाद तो 2021 20 में साफ चीजें दिखेंगी, साफ एप्लीकेशन ऑफ दैट। और दिखने लगनी स्टार्ट भी हो गई हैं, आफ्टर 2 सेशंस हो गई थी स्टार्ट, पर अब और साफ साफ दिख रही हैं और अब कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है। So thank you so much. We'll see you soon in the next session. But keep practicing those. Start focusing on PYQs. Spend time with PYQs so that you can also develop that mindset. It will definitely help you to clear prelims and also to get plus 15 marks in the exam. Thank you so much again. We'll see you soon.